तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके और जीएस की क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं और जीके जीएस की क्लास में आपका आज जीके का क्लास है। जीएस की क्लास भी चल रही है और जीके की क्लास भी चल रही है, अर्थात जीएस और जीके दोनों ही इम्पोर्टेंट माने जाते हैं एनी कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। और ख़ास करके आप एसएससी में भी आप देखे होंगे कि जीएस और जीके का कितना बड़ा रोल है। अगर आपने नोटिफिकेशन देखा होगा पिछले ही साल से जीएस और जीके का रोल बहुत बड़ा हो गया है, साथ में इंग्लिश का। एसएससी एग्ज़ाम के लिए अगर यदि आपको क्रैक करना है तो जीके जीएस और इंग्लिश नहीं आता है तो आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। अतः जीके और जीएस का रोल काफ़ी बड़ा हो गया है। अब इस स्थिति में अगर यदि आप कंसेप्ट बेस तैयारी नहीं करते हैं तो आपका पूरा क्लियर नहीं होगा और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हम अन्य सब्जेक्ट को पूरा का पूरा टेक ऑफ कर लेते हैं या अटैम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन जीके जीएस में अटैम्प्ट करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है। इसका कारण एक ही है कि आप कंसेप्ट बेस तैयारी नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट बेस तैयारी करेंगे तो 100% है कि याद हो जाएगा सारा, और सारा जब याद रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम गवर्नर बता रहे हैं, अभी हम कांग्रेस अधिवेशन और गांधी युग को ख़त्म कर दिए हैं। शायद आप लोग अगर अच्छे से देखे होंगे तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा गांधी युग और कांग्रेस अधिवेशन का। अभी हम भारत का गवर्नर जनरल पढ़ रहे हैं और भारत के गवर्नर जनरल में भारत के गवर्नर जनरल में मैंने बता दिया है कि गवर्नर पहले बंगाल का बना, बंगाल से भारत का गवर्नर बना, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय बना। इस तरह से टर्म बाय टर्म जो है ना बनता गया। मैं पिछले ही वीडियो में सारा चीज़ डिस्कशन कर दिया हूँ। आज हम पिछले वीडियो में मैंने बंगाल का गवर्नर बता दिया है। अब हम आज भारत का गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। भारत का गवर्नर जनरल अर्थात बंगाल के गवर्नर जनरल मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब भारत के गवर्नर जनरल को हम आज पढ़ेंगे और उसके बाद एक वीडियो और आएगी भारत का वायसराय। अर्थात 3 भाग में मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक भाग मैंने बना दिया है, सेकेंड भाग है आज का, और एक भाग और बनेंगे। मतलब 3 भाग में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जनरली आप देखें कि भारत के गवर्नर को हम पढ़ेंगे आज, क्योंकि हम बंगाल का गवर्नर, पहले गवर्नर को पढ़ा और गवर्नर के बाद हमने बंगाल का गवर्नर पढ़ा और बंगाल के गवर्नर के बाद आप भारत के गवर्नर पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का गवर्नर जनरल कहाँ से बना, तो बात है 1853 की। वो दिन याद कीजिए जब चार्टर 1833 की, जब चार्टर एक्ट आया था 1833 में, चार्टर एक्ट। अब ये चार्टर एक्ट ने ही भारत का गवर्नर बनाया था, ठीक है। तो इसीलिए चार्टर एक्ट का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। चार्टर एक्ट 1833 जो बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत के गवर्नर जनरल बनाया है। ये एक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। आप इस एक्ट को याद रखेंगे कि किस एक्ट के जरिए जो है ना बंगाल के गवर्नर भारत के गवर्नर बन गए। तो 1833 का चार्टर एक्ट। अब हम बात करेंगे कि 1833 के चार्टर एक्ट से पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इससे पहले 1832 में कौन था गवर्नर बंगाल का, तो बंगाल का गवर्नर जो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक था। बेंटिक। अब यही बेंटिक जो है ना अब क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। यही बेंटिक अब क्या बन जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1833 में आता है एक चार्टर एक्ट। अब ये एक्ट क्या है, एक अधिनियम है, अर्थात एक कानून है जिसके जरिए इस नाम को परिवर्तन किया गया ब्रिटिशों के द्वारा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन थोड़ा सा और बात हम आपको याद करा दे कि 1803 में विलियम बेंटिक जो था, ये विलियम बेंटिक ये पहले मद्रास का गवर्नर था। मद्रास का, तो पूछा जाता है कि गवर्नर से बनने से पहले ये कहाँ का गवर्नर था, तो बंगाल का नहीं था, ये मद्रास का गवर्नर था, ठीक है। बंगाल का नहीं था बल्कि ये मद्रास का गवर्नर था। ये बात आप ध्यान रखेंगे 1803 में ही। उसके बाद ये बना है गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, और बंगाल के गवर्नर जनरल बनने के बाद ये बना है भारत का गवर्नर जनरल और चार्टर एक्ट 1833 के तहत।
अब इनसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, ये सारे चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है 1829 को। 1829 में एक हमारे समाज में सती प्रथा चलता था, उस सती प्रथा का इसने अंत कराया। हालांकि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ है, क्योंकि राजा राम मोहन राय काफी प्रयास किए और जिसके कारण जो है ना पूछा जाता है अगर एग्जाम में कि किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया, तो राजा राम मोहन राय। लेकिन अगर गवर्नर का नाम पूछा जाता है तो गवर्नर उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि इसका काल था 1828 से लेकर 35 तक। 1835 तक इसका कार्यकाल था और अब इस कार्यकाल में 1829 आता है और 1829 में इसने सती प्रथा पर बैन लगा दिया, अर्थात सती प्रथा को इसने खत्म कर दिया। सती प्रथा क्या था? तो सती प्रथा, यदि किसी का हस्बैंड मर जाता था तो पत्नी को उसी पर जलना पड़ता था, तो ये प्रथा सती प्रथा कहलाती थी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि इस तरह से समाज में जो कुरीतियां थी उस कुरीतियां को दूर करने वाला व्यक्ति यही था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और किनके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अब कभी कभी 1829 के बदले 1830 भी ऑप्शन में दिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये बंगाल के क्षेत्र में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। सती प्रथा का अंत जो है, प्रथा का अंत ये बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, बंगाल के क्षेत्र में। अब यही चीज अगर बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में पूछा जाता है, बम्बई और मद्रास के क्षेत्र में अगर पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1830 में हुआ था, 1830 में। इन क्षेत्र में अगर पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि 1830 में। इसीलिए हम पढ़ते हैं 1829 से 30 में क्या किया गया? सती प्रथा का अंत कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा और राजा राम के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। तो मेरे ख्याल से ये बात याद हो गया होगा, ठीक है? गलत बात है। आगे है मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही और भी इनके कार्यकाल में बहुत सारे चीज देखे जाते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसने ठगी प्रथा का भी अंत करवाया। ठगी प्रथा, लोगों को ठग लिया जाता था तो उस प्रथा को भी इसने अंत करवाया, अर्थात बैन लगवाया। लेकिन ठगी प्रथा के अंत करवाने में कर्नल स्लीमैन, ठीक है, स्लीमैन के द्वारा किया गया था। मतलब कर्नल स्लीमैन, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने ठगी प्रथा का अंत किया तो ऑप्शन में यदि कर्नल स्लीमैन रहेगा तो आपको कर्नल स्लीमैन लगाना। लेकिन जैसे ही दोनों ऑप्शन में रहेंगे तो आपको ये देखना है कि आपसे गवर्नर पूछा है या सीधे अंत करने वाला का नाम पूछा है। तो गवर्नर पूछा होगा तो विलियम बेंटिक हो जाएगा, और गवर्नर नहीं पूछा होगा तो उस समय आपका कैप्टन कर्नल स्लीमैन आपको लगाना है। तो ये कर्नल स्लीमैन के नेतृत्व में इसको खत्म किया गया, तो ठगी प्रथा का अंत किया गया। लेकिन उस समय गवर्नर विलियम बेंटिक इसी ने नियुक्त किया था ठगी प्रथा को अंत करने के लिए, इसीलिए हम गवर्नर के रूप में भी इनको याद रखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ना सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत करवाने वाला है। लेकिन यहाँ पे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, यहाँ कर्नल स्लीमैन के प्रयासों से ये अंत हुआ है। तो मेरे ख्याल से क्या हक लोगों को, मतलब समाज में जो है ना, ये जो अच्छे आदमी होते थे, चालाक आदमी होते थे, वो क्या करते थे? वो ठग लेते थे, मतलब देने का कुछ और किसी तरह से अनर्गल बात करके उसको बहला फुसला करके ठग लेते थे। तो इस प्रथा को ठगी प्रथा कहा जाता था। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता दें कि इसी के कार्यकाल में अंग्रेजी शिक्षा जो है ना, हमारा माध्यम, मतलब हम अंग्रेजी पढ़ना इन्हीं के कार्यकाल से शुरू किया। हमारा भारत जो है ना, भारत पर अंग्रेजी शिक्षा को जो लोड पड़ा यहीं से, इन्हीं के माध्यम से हुआ। तो यानी कहने का मतलब है इनके स्लीमैन नहीं बल्कि गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है ना पहली बार अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया, मतलब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगा। ये चीज किसने तय कर दिया? तो लॉर्ड विलियम, कानून के जरिए किया, ठीक है, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं किया, कानून बना के किया। जो भी किया, इसने सती प्रथा का अंत किया तो उसके लिए भी कानून बना दिया, ठगी प्रथा का अंत किया तो उसके लिए भी कानून बना दिया। उसके बाद आपको है शिक्षा का माध्यम बना दिया अंग्रेजी, तो इसके लिए भी उसने कानून बना दिया कि भाई अंग्रेजी आपको पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। तो इस तरह से अंग्रेजी पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसका देन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक का देन है। मेरे ख्याल से ये याद रखेंगे। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का सिफारिश जो करने वाला था लॉर्ड मैकाले था, याद रखिएगा। गवर्नर का नाम पूछेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इसी ने, हाँ, लेकिन सिफारिश किया था कौन?
तो ये आपको लॉर्ड मैकाले किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के लिए सबसे पहले अगर अनुदान मिला था तो वो पूछा जाता है वो कौन सा एक्ट था, तो वो 1813 का चार्टर एक्ट था। 1813 का चार्टर एक्ट याद रख लीजिए कि 1813 का चार्टर एक्ट ने शिक्षा के लिए क्या किया था, शिक्षा के लिए आपको 1 लाख रुपए अनुदान में दिया था। तो पहली बार शिक्षा के लिए अनुदान देने वाला जो एक्ट था वो 1813 ये पूछा जाता है। तो शिक्षा को अंग्रेजी बना देने वाला एक्ट है 1833, चार्टर एक्ट 1833। यहाँ 1813 है जो 1 लाख रुपया अनुदान में दिया था। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है, आपको ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, किस एक्ट के तहत जो है ना, किस एक्ट के तहत शिक्षा अंग्रेजी बन गया, तो 1833, लेकिन किस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिया गया, तो वो आपको है 1813। तो मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद है, हम आपको बता दें कि सरकारी सेवा में भेदभाव को अंत करने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक था। तो इतनी बात आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक से याद रखना है। हम आप रिवाइज करा रहे हैं आपको कि सबसे पहले ये मद्रास का गवर्नर बना था, याद रखेंगे पहली बात। दूसरी बात, 1829 में इसने बंगाल के क्षेत्र में सती प्रथा का अंत कर दिया। तीसरी बात, 1830 में बंबई और मद्रास के क्षेत्र में इसने सती प्रथा का अंत कर दिया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चौथी बात आपको ये याद रखना है कि ठगी प्रथा का इसने अंत करवाया सिलीमैन के द्वारा, कर्नल सिलीमैन के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा को इसने माध्यम बना दिया। अब पढ़ना जो होगा अंग्रेजी में पढ़ना होगा, ये चीज इसने ला दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसके बाद है, इसने ही आपको सरकारी सेवा में भेदभाव को अंत करवाया। तो ये याद रखेंगे कि सरकारी सेवा में भेदभाव को अंत करवाने वाला व्यक्ति यही है। तो इतनी बातों के लिए आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना है। इससे ज्यादा पूछा गया है और ना पूछा जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बीपीएससी लेवल तक का अगर आप एग्जाम देंगे तो वहां भी आपको मदद करेगा। साथ में यदि आप कोई भी बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो, कहीं पर भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी आपको मदद करेगा। साथ में रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर भी मदद कर सकता है। यानी हर एग्जाम के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। हम आगे बात करेंगे अगली गवर्नर की। तो अगली गवर्नर जो है आपका है, उसके बाद 1835 से 1836 के लिए बनता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ है, चार्ल्स मेटकॉफ। जो चार्ल्स मेटकॉफ है वो 1835 से लेकर 36 के लिए बनता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बस इसको एक ही चीज के लिए याद किया जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि समाचार का मुक्तिदाता कौन है। तो समाचार का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ है। अब समाचार का मुक्तिदाता से क्या मतलब है, बातें नहीं करें तो अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा कि एक शब्द भी बात नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास में बात होने का मतलब है कि ध्यान को भटकाना। ठीक है, मैं भी अपने रास्ते से भटक जाऊंगा और तुम भी नहीं कुछ सीख पाओगे, इसलिए नो टॉक। चलिए आगे देख लीजिए। कहने का मतलब ये है कि 1835 और 36, 1835 और 36 का क्या हुआ कि आपको ध्यान रखना है कि 35 के बाद आता है, 35 तक ये रहता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद 35 के बाद आ जाता है ये 35-36 के लिए चार्ल्स मेटकॉफ। और चार्ल्स मेटकॉफ को एक ही शब्द के लिए याद रखिए कि ये समाचार का मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है। क्यों समाचार के मुक्तिदाता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि समाचार पर बहुत सारे बैन लगाए गए थे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं छापना है, वैसा नहीं छापना है। इस तरह सरकार, अंग्रेजी सरकार के द्वारा ढेर सारे बैन लगा दिए गए थे। चार्ल्स मेटकॉफ बना, कहा कि कोई बैन नहीं रहा, जो छापना है, जिसको जो छापना है छाप दो। बस इस तरह अगर फ्री, खुले दिल का, खुले विचार का व्यक्ति जब आ गया और इस तरह से इसने पूरा मुक्त कर दिया, तो इसीलिए हम इसको याद रखते हैं समाचार का मुक्तिदाता। इसीलिए हम इसको समाचार का मुक्तिदाता कहते हैं। अब मेरे ख्याल से समाचार का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि 1836 से 1842 के लिए, 1836 से 1842 तक के लिए आपका बन जाता है, अगला गवर्नर का नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड। अब ये ऑकलैंड को क्यों याद रखेंगे, तो ऑकलैंड को इसलिए याद रखेंगे आप कि ऑकलैंड के समय क्या क्या घटनाएं घटी थी। प्रथम अफगान युद्ध, मतलब ब्रिटिश और अफगानों के बीच युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था 39 से 42 में, 1839 से लेकर 42 तक चला था। तो आप इसके हिसाब से देख सकते हैं कि 36 से 42 तक इसका कार्यकाल रहा।
तो अफगान युद्ध, प्रथम ब्रिटिश और अफगान युद्ध, जिसको हम आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय गवर्नर कौन था, तो ऑकलैंड था। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखें। दूसरी बात कि जीटी रोड का निर्माण जो है ना, जीटी रोड का निर्माण में इसकी भूमिका है। ऐसे कहा जाता है, हिस्ट्री में पढ़ा गया है कि जीटी रोड को बनाने वाला शेरशाह सूरी था। ठीक है, शेरशाह सूरी। अब ये जीटी रोड क्या है, तो NH1 और NH2 आप देखे होंगे, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2, ये दोनों को मिलाकर जीटी रोड कहा जाता है। तो इस जीटी रोड को बनाने के लिए भी पूछा जाता है कि किसका योगदान रहा है, तो ऑकलैंड का योगदान रहा है। तो ऑकलैंड से आपको ये ध्यान रखना है कि जीटी रोड बनाने के लिए और प्लस में आपका अफगान युद्ध के समय गवर्नर के रूप में। ठीक है, यही दो चीज पूछे जाते हैं, मेटकॉफ के लिए, समाचार पत्र के लिए, और लॉर्ड जो विलियम बेंटिक मैंने बताया वो ढेर सारे चीजों के लिए। तो आपको जहां ज्यादा इन्फॉर्मेशन है उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाता है, लेकिन छोटा सा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहता है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि ज्यादातर आप ध्यान किस पर रखेंगे, छोटे इन्फॉर्मेशन पर, क्योंकि छोटा इन्फॉर्मेशन आपको ऑकलैंड है जो कि आपको मात्र सिर्फ अफगान युद्ध के लिए और जीटी रोड के लिए याद रखना है। वही आपको चार्ल्स मेटकॉफ बताए हैं जो कि आपको समाचार मुक्तिदाता के रूप में याद रखना है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आता है लॉर्ड एलनबरो। अब लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कहां से कहां तक था, तो 1842 से लेकर 1844 तक, 1842 से लेकर 1844 तक इस एलनबरो का काल रहता है। अब एलनबरो से क्या क्या पूछा जाता है, तो इसके समय सिंध को विलय कर लिया गया, मतलब सिंध क्षेत्र को अंग्रेजी प्रशासन में मिला लिया गया। इसीलिए सिंध क्षेत्र जो है ना आपका, जैसे पाकिस्तान के साइड में पड़ता है सिंध क्षेत्र, सिंधु नदी के किनारे जो भी था, तो उन क्षेत्रों को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि सिंध क्षेत्र को विलय करने के समय गवर्नर कौन था, एलनबरो था। साथ में दास प्रथा का अंत करवा दिया, दास प्रथा का अंत करवाया। तो ये याद रखेंगे कि दास प्रथा का अंत, मैंने कल दास व्यापार पर बात किया था, आज हम दास प्रथा की बात करें। मैं कल ही बताया था कि दास प्रथा अलग है और दास व्यापार अलग है। दास व्यापार का मतलब है दासों का व्यापार करना, और दास प्रथा का मतलब है कि भाई दास हर कोई रखेगा। तो इसने आया तो कहा कि कोई दास रखबे नहीं करेगा, किसी के पास कोई गुलाम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कोई गुलाम नहीं है। इसी तरह से इसका ही देन है कि आज कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है। तो इसने ही कानून लगाया कि कोई दास नहीं रखेगा, किसी के पास कोई गुलाम नहीं रखेगा। अगर कोई गुलाम रखता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल से याद रखिएगा कि दास प्रथा का अंत इसने करवा दिया। कहा कि कोई दास, किसी के पास कोई दास नहीं होगा, किसी का बच्चा, गरीब का बच्चा आपके दास बन करके नहीं रहेगा। इस तरह से इसने दास प्रथा का अंत करवा दिया। तो इसके नाम से आपको ध्यान रखना है, सिंध का विलय और दास प्रथा का अंत। अब इसके बाद आपका आ जाता है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग को याद रखिए। हालांकि हॉर्डिंग फर्स्ट और हॉर्डिंग सेकंड है, तो ये हॉर्डिंग फर्स्ट की बात चल रहा है, हॉर्डिंग द्वितीय भी आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि हॉर्डिंग जो है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग दो लॉर्ड हॉर्डिंग बना है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो ये लॉर्ड फर्स्ट है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाएगा कि लॉर्ड हॉर्डिंग के समय या फर्स्ट के समय क्या हुआ था, तो नरवली प्रथा का अंत इसने करवाया था। नरवली प्रथा, अभी हम कई प्रथा की बात कर चुके थे। हम अभी बात किए सती प्रथा, ठगी प्रथा, ठीक है, दास व्यापार प्रथा, उसके बाद है आपको नरवली प्रथा। तो इन सारी प्रथाओं को याद रखना है। ठगी प्रथा और सती प्रथा विलियम बेंटिक है। ठीक है, उसके बाद हमने बताया है अभी कि दास व्यापार जो दास प्रथा है, इसको अंत जो कर दिया है ये आप एलनबरो के काल में हो गया है। तो दूसरा हो गया, और तीसरा ये इसी में कंफ्यूजन होगा, एग्जाम में यही तीनों ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में रहेगा, एलनबरो रहेगा और हॉर्डिंग रहेगा। तो हॉर्डिंग के समय नरवली प्रथा पर अंत लगवा दिया गया। मतलब हमारे यहाँ एक प्रथा थी कि पुरुषों को बलि दिया जाता था, मतलब लड़का जाति को बलि दिया जाता था। तो उस बलि पर रोक लगाने वाला व्यक्ति यही है, लॉर्ड एलनबरो। तो इस तरह की कुप्रथाएं जो है ना, हमारे यहाँ बहुत सारे कुप्रथाएं जो चल रही थी, तो इस हॉर्डिंग ने क्या करवा दिया, इसने नरवली प्रथा पर अंत करवाया। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया। साथ में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, मतलब अंग्रेजों और सिखों के बीच जो प्रथम युद्ध हुआ है 1845 में हुआ है, 1845 में हुआ है। अब बताइए लॉर्ड हॉर्डिंग का जो कार्यकाल था, लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल था 44 से लेकर 48 तक। लॉर्ड हॉर्डिंग का कार्यकाल
1844 से लेकर के 1848 तक था। और जो आंग्ल जो हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, आंग्ल सिख युद्ध के नाम से जाना जाता है, ये हुआ है 1845 में। तो आप कह सकते हैं कि किसके कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग के फर्स्ट के काल में प्रथम अंग्रेज और सिख जो है ना युद्ध हुआ है 1845 में। तो दो चीज आपको याद रखना है, एक नरबली प्रथा के लिए और एक आपको आंग्ल सिख युद्ध के लिए, ठीक है? आंग्ल सिख युद्ध के लिए आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद हम पढ़ेंगे अब 1848 से 1856 के लिए, 1848 से लेकर के 1856 के लिए जो है ना आता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, डलहौजी का नाम जिस तरह से विलियम बेंटिक का नाम इम्पोर्टेंट है, काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरीके से डलहौजी के नाम से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। और डलहौजी ने क्या क्या किया है भारत के लिए, ये ध्यान थोड़ा सा बताएंगे हम आपको कि क्या क्या किया है। सबसे पहले इसने व्यापकगत सिद्धांत चलाया था। अब ये क्या होता है व्यापकगत सिद्धांत? इसको कहते हैं हड़प नीति, इसको कहते हैं हड़प नीति। व्यापकगत सिद्धांत को ही हम हड़प नीति के नाम से जानते हैं। अब ये हड़प नीति क्या होता है? तो जिस राजा का बेटा नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उसके जो पूरी संपत्ति होगा वो ब्रिटिश हड़प लेगा, ठीक है? इस तरह से वो गोद नहीं ले सकते हैं किसी का बच्चा, इस तरह की नीति उसने अपना दिया, मतलब गोद को बंद करवा दिया, कहा कि कोई गोद नहीं लेगा, ठीक है? किसी का कोई मतलब मान लो कि किसी राजा का खानदान में कोई बच्चा नहीं हुआ, तो नहीं बच्चा हुआ तो क्या करेगा? गोद ले लेता था। तो गोद लेने की प्रथा को इसने समाप्त कर दिया, कहा कि कोई गोद नहीं लेगा। जैसे ही किसी के पास कोई संतान नहीं होगा तो उस परिस्थिति में उस संपत्ति पूरा ब्रिटिश का हो जाएगा। तो इसको कहते हैं व्यापकगत सिद्धांत। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि व्यापकगत सिद्धांत क्या है। अब व्यापकगत सिद्धांत जब आपको पता है कि हाँ व्यापकगत सिद्धांत क्या है, तो इस परिस्थिति में आप ध्यान रखेंगे कि किसने चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि ये 48 से लेकर के 56 तक रहा है और 48 से 56 तक में इसने सबसे पहले इसने व्यापकगत सिद्धांत को चलाया था। उसके बाद इस तरह से इसने कई राज्यों को हड़प लिया, ठीक है? इसके तहत व्यापकगत सिद्धांत के तहत इसने कई राज्यों को हड़प लिया। अब इस हड़प नीति के तहत पूछा जाता है कि सबसे पहले किसको हड़पा, फिर उसके बाद कौन हुआ, हड़प नीति के अनुसार जो है ना किसको विलय किया गया? तो सबसे पहले सतारा को किया गया 1848 में। 1848 में सबसे पहले सतारा को, ठीक है, सतारा को किया। फिर 1849 में इसने किया है जैतपुर को। उसके बाद फिर 1849 में करता है संबलपुर को। फिर 1851 में करता है 1852 में करता है उदयपुर को। उसके बाद 1853 में नागपुर को, झांसी को, 54 में नागपुर है, झांसी को, और 1854 आपका नागपुर है, 55 भी है। 1855 में अवध को, 56 में है, 56 है अवध को। तो ये याद रखेंगे कि 48 में किसको किया, 49 में किसको किया, 49 में दूगो को किया है, याद रखेंगे, जैतपुर और संबलपुर। 48 में सतारा को किया है, उदयपुर को 52 में, 53 में झांसी को, नागपुर को इसने 1854 में और 1856 में। तो हम इससे पहले जो बताए थे आपको लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, तो सहायक संधि और इसमें कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में याद रखिएगा हैदराबाद दे देता है, ठीक है? सबसे पहले किसको व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत लाया गया, तो उस समय आपका हैदराबाद भी रहेगा, क्योंकि वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद के निजाम थे। तो इसीलिए हमको वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए व्यापकगत सिद्धांत अलग है और वेलेस्ली की सहायक संधि अलग है, ठीक है? वेलेस्ली की सहायक संधि अलग है, तो ये ध्यान रखेंगे। 48 ये यहाँ जो है ना व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया। किसके अंतर्गत? व्यापकगत। तो ये नाम कर्म सजाने के लिए पूछ दिया जाता है कि भाई क्रम से सजाइए, जैसे जैसे मतलब इसको हड़पा गया है, तो वो क्रम के लिए आपको क्या याद रखना होगा? ये डेट। कभी कभी ये डेट मिलान करने के लिए पूछ दिया जाता है कि आपको ये सारा ये दिया रहेगा, एक साइड से डेट दिया रहेगा, तो उस समय आपको मिलान करना होगा। तो इसीलिए हमको ये पूरा याद रखना जरूरी होता है, ठीक है? ये थोड़ा सा आप ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं, या आपको अगर ऐसे याद हो जा रहा है तो ऐसे याद कर लीजिए। लेकिन ट्रिक कभी कभी एग्जाम में काम नहीं आता रहता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि हम पूरा का पूरा याद ही कर ले तो अच्छा रहेगा, ठीक है? आगे है
आगे अब हम आपको बात करेंगे डलहौजी के विषय में कि डलहौजी ने हड़प नीति चलाया था। हड़प नीति चलाने के साथ साथ अब उसके साथ उसने क्या क्या किया है, तो ध्यान कर लीजिए कि उसने 1853 में चलाया था रेल। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में 1853 में 16 अप्रैल 1853 से रेल चला था। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल जो है ना पुणे से मुंबई से थाने के लिए जो है ना चला था। तो याद रखिए कि ये पहली बार किसके कार्यकाल में चला था, तो यही लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। तो ये पूछा जाता है कि रेल की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ, तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ठीक है, उसके बाद है आपको याद रखना है कि डाक टिकट भी 1854 में इसने जारी किया था। प्रथम बार डाक टिकट जारी करने वाला पूछा जाता है, तो प्रथम बार ये डाक टिकट चलाया था। तो रेल चलाया, डाक टिकट चलाया। उसके बाद आपको बता दें कि प्रथम विद्युत तार सेवा, मतलब विद्युत का जो तार देख रहे हैं, देखते थे पहले जो हर जगह लटका हुआ रहता, तार जो चलाने वाला व्यक्ति था यही था, ये क्या कहते हैं, डलहौजी का नाम आपको तार सेवा के लिए याद रखना है, विद्युत तार सेवा के लिए, डाक टिकट के लिए याद रखना है। उसके बाद आपको रेलवे के लिए याद रखना है और हड़प नीति के लिए याद रखना है। तो 3-4 चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। हड़प नीति में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले किसको हड़पा गया, उसके बाद डेट बाय डेट याद रखने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब अगली हम गवर्नर की ओर बढ़ेंगे। 1854 अब आ जाता है 1854, सॉरी अभी थोड़ा सा और बताना है इसके विषय में। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, और ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है, चार्ल्स वुड डिस्पैच, अब चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है क्या है ये पूछा जाता है। तो ये विश्वविद्यालय के लिए लाया गया था, शिक्षा के लिए, शिक्षा से संबंधित है। तो पूछा जाता है कि ये चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके कार्यकाल में आया था, डलहौजी के कार्यकाल में। लेकिन ये पूछा जाता है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच किससे शिक्षा से संबंधित है। 1850 में इसने सिक्किम को हड़प लिया, मैंने विलय कर लिया। 1852 में इसने पंजाब को हड़प लिया। ठीक है, और 1852 में ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, मतलब द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। उसके बाद बर्मा को भी भारत में मिला लिया, मतलब बर्मा अलग था लेकिन बर्मा जो है ना भारत में मिला था, यही इसी के जरिए। ठीक है, 1852 के जरिए जो है ना दूसरा युद्ध होता है, और दूसरा युद्ध में सिख और अंग्रेज और बर्मा के बीच युद्ध होता लिया जाता है। फिर 1935 आता है, तो उस अधिनियम के जरिए फिर बर्मा अलग भी हो जाता है। तो वो आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि 1852 में जो बर्मा समझ रहे हैं ना, बर्मा म्यांमार को कहते हैं। ठीक है, म्यांमार हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार। ठीक है, उसको हम पहले बर्मा कहते थे। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा। ठीक है, और उस बर्मा को क्या कर लिया गया, मिला लिया गया किस युद्ध के तहत, तो दूसरी आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था, तो 1852 में। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो आप 1852 याद हो गया तो इसका मतलब समझ जाइए कि 48 से लेकर 56 तक कौन रहा है, डलहौजी। तो डलहौजी आपको अगर डेट याद है तो उसके समय जो भी कार्य घटनाएं हुए होंगे आपको ध्यान रखना है। आगे अब हम बढ़ जाते हैं ठीक है, लॉर्ड कैनिंग अब जो है 1857 आता है। 1857 से लेकर के 1856 के बाद 1857 आता है। हालांकि इसका कार्यकाल छपने में आ जाता है। 1856 से लेकर के 1862 तक, 56 से लेकर के 62 तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन 57 आता है तो इस 1857 में 1857 की क्रांति होती है। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है ना इसी के कार्यकाल में हो जाता है। तो ठीक है, तो पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति होने का मुख्य रीजन क्या हो सकता है, तो जो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी आप कह सकते हैं कि जबरदस्ती किसी का संपत्ति हड़पना कहीं ना कहीं दुख को व्यक्त करता है। तो राजा दुखी हो गए, सैनिक दुखी थे। सैनिक इसलिए दुखी थे क्योंकि उनके हिसाब से क्या करते हैं कि वेतन नहीं मिल रहा था। दूसरी बात है सैनिक दुखी हो गए लास्ट में, क्यों, क्योंकि वो जो चमड़ी वाला कारतूस उसको चलाना पड़ा तो और ज्यादा दुखी हो गए, और ये सब कारण बन गए जिसके कारण जो है 1857 में सैनिक क्रांति हुई। तो सैनिक क्रांति होने का कारण पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि सैनिक क्रांति होने का कारण एक डलहौजी भी है, क्योंकि डलहौजी ने ही हड़प नीति अपनाया था, और हड़प नीति के चलते सारा राजवाड़ा जो है ना दुखी हो गया कि भाई ये तो हड़प लेगा, सारा हमारा
संपत्ति खराब मतलब पूरा खत्म कर देगा। एक एक राजा के पास काफी संपत्ति हुआ करता था। ऐसी परिस्थिति में अगर एक राजा के खानदान नहीं हुआ तो इसका मतलब है उसके पास और भी तो रिलेशनशिप में आदमी है, कोई भी तो कर सकता है। लेकिन वो कहा कि नहीं, कि क्रांति का ये कारण भी बन जाता है। तो मेरे ख्याल से बात ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि 1857 की जब क्रांति हुई तो एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, लेकिन ये असफल हो गया, इसको अंग्रेजों ने दबा दिया। तो इसका कहीं ना कहीं कारण है, इसके एक उद्देश्य नहीं थे, सबके अपने अपने उद्देश्य थे। राज रजवाड़ाओं का उद्देश्य था कि हमारा संपत्ति न छीने, सैनिकों का उद्देश्य था कि हम किसी तरह से हम कारतूस वाले गोली नहीं चलाए, और दूसरी बात है कि हमें तनख्वाह बढ़े। तो सबका अपना अपना उद्देश्य था, एक उद्देश्य से नहीं लड़ा गया था। अगर एक उद्देश्य से लड़ा गया होता तो शायद हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन 1857 में बहुत बड़ी सैनिक क्रांति होते हुए भी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ और उसको दबा दिया गया। लेकिन इसके कुछ परिणाम अच्छे भी देखने को मिले। परिणाम अच्छे ये देखने को मिले कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और क्राउन के हाथों में शासन चला गया। तो क्राउन ने बहुत सारे आश्वासन दिया हमारे जनता को कि भाई किसी तरह से हम आपको जो कहिएगा उसके अनुरूप हम शासन चलाएंगे, हम अच्छे से अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे से अच्छे आपको आपके भलाई के लिए अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। ये सारे आश्वासन उसने दिया। लेकिन आश्वासन पर हालांकि वो खरा नहीं उतरा, क्योंकि विदेशी शासन कहा गया है कि आप अपना शासन का तुलना कभी विदेशी शासन कर ही नहीं सकता। खराब से खराब भी शासन जो अपना है तो वो विदेशी शासन से अच्छा है। खराब से भी खराब शासन अपना है तो विदेशी शासन से अच्छा माना जाता है। इसीलिए विदेशी शासन जो है ना, हम आया ब्रिटिश क्राउन जो है ना 1858 में, अब आता है 1858 में एक भारत शासन अधिनियम आता है, क्राउन के जरिए लाया जाता है। और उसके बाद कंपनी जो है ना, पूरा कंपनी का जो सत्ता है वो अपनिया लिया जाता है ब्रिटिशों के द्वारा, और महारानी जो है ना वहाँ के शासिका बन जाती है। और शासिका बनने के बाद जो है वायसराय पद आ जाता है, मतलब गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल अब परिवर्तन हो गए, अब वायसराय के रूप में आ गया। तो मैं वायसराय के रूप में पहला वायसराय, अगर लास्ट देखिए उस समय कैनिंग था, 56 में कौन आया था? कैनिंग। अब कैनिंग आया तो कैनिंग जो था इस समय कैनिंग था, क्योंकि 62 तक ही रहा। तो 1857 का क्रांति हुआ। 1857 के बाद 1858 में अधिनियम आ जाता है। अब इस अधिनियम में के द्वारा जो है ना नाम परिवर्तन हो जाता है। और जब नाम परिवर्तन होते हैं तो उस समय भी कैनिंग रहते हैं, तो कैनिंग इसीलिए प्रथम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आप प्रथम वायसराय पूछेगा तो आपको ध्यान रहेगा कि सर ऐसे ऐसे घटनाओं को बताए हैं, तो इन घटनाओं को आपको माइंड में इमेज आ जाएगा, और जैसे ही ऑप्शन आएगा ऑप्शन आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो वायसराय कौन हुआ? यही कैनिंग हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि 1858 में वायसराय पद आता है, तो 1857 की क्रांति के समय कौन था? कैनिंग था। इसलिए ये भी पूछा गया कि 1857 के समय जो है ना गवर्नर या वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन इनसे भी कुछ प्रश्न आते हैं। ये पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय कौन थे गवर्नर, तो आप बता सकते हैं 24 जनवरी 1857 में कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना होता है, ठीक है। प्रथम बार कोलकाता में, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कांग्रेस अधिवेशन में कि 1857 में ही प्रथम बार कोलकाता में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, ठीक है। और वहां से प्रतिष्ठित होकर कादम्बरी गांगुली मैंने ग्रेजुएशन करके पहली बार भाषण दी थी। तो ये मैंने चर्चा मैं कांग्रेस अधिवेशन में भी कर चुका हूं, और फिर दोबारा मैं चर्चा कर दिया हूं, ताकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि 1857 में जब विश्वविद्यालय बना तो उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन? कैनिंग था, क्योंकि 1857 में कैनिंग आया है ना, तो कैनिंग ही ना रहेगा जी। तो उस तरह से ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि भारतीय दंड संहिता, जिसको हम IPC बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड, ठीक है। भारतीय दंड संहिता जो है ना अभी भी चलता है हमारे संविधान में, या न्यायिक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग करने वाला पहली बार प्रयोग दंड संहिता, मतलब दंड, उसके आधार पर दंड को तय किया जाता है। तो भारतीय दंड संहिता जो है ना 1860 में लाया गया था। ये पूछा जाता है कि IPC को कब लाया गया था? तो 1860 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के कार्यकाल में आया है। विधवा पुनर्विवाह मतलब विधवाओं का विवाह नहीं होता था पहले कोई अगर विधवा हो जाती थी तो उसको विवाह होना समाज के लिए मतलब घटिया बात था, बुरा बात था। लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ला करके विधवाओं को विवाह कराने का जो है ना नियम इसी ने चालू कर दिया कि भाई विधवा भी विवाह, अपना जीवन, अगर कोई विधवा हो गया तो उसको जीवन आगे चलाने के लिए
कुछ ना कुछ तो आगे व्यवस्था चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर दोबारा उसका शादी नहीं होता है तो फिर वो कैसे जीवन अपना चला पाएगा। इस परिस्थिति में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ला करके इस प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। तो उस समय कौन गवर्नर था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इन सारी चीजों को आपको ध्यान रख करके आगे हम आपको बता दें कि अगला जो गवर्नर आता है 1869 से 1872 के लिए, 1869 से 72 के लिए आता है आपका लॉर्ड मेयो। अब लॉर्ड मेयो आप जनगणना सुने होंगे, ठीक है। हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि प्रथम बार अगर जनगणना हुआ है तो 1872 में हुआ, 1872 में। हालांकि 1881 से ये रेगुलर हो गया, 1881 से ये रेगुलर हो गया, मतलब 1872 में ही पहली बार जनगणना हुआ, लेकिन ये रेगुलर नहीं हुआ। इसीलिए मेयो के कार्यकाल में जनगणना की शुरुआत माना जाता है। लेकिन रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। इस समय 1881 में रिपन आ जाता है। तो आपको लॉर्ड मेयो को किस लिए याद रखना है? तो 1872 में पहली बार जो है जनगणना हुआ था, ठीक है। और दूसरी बात है कि 1872 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो ये दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब हम इसी पर एंड करेंगे, क्योंकि वायसराय को अब हम अगली वीडियो में पूरा कवर करेंगे, क्योंकि वायसराय को कवर करना आपके लिए थोड़ा लंबा कहानी है। क्या है इसमें?